नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आईआईटी परिसर में आयोजित कॉन्क्लेव के एग्जीबिशन हॉल में रक्षा मंत्रालय का एक स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों ने कॉन्क्लेव में आने वाले देशी विदेशी मेहमानों, अधिकारियों, उद्योगपतियों को गोला बारूद से जुड़ी जानकारी साझा की है। क्या कुछ वो जानकारी है, किस तरह से पूरा माहौल रहा है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं अक्षय बिधुआ। और इस समय हम नर्मदापुरम स्थित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आए हुए हैं और यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है। हमारे सीनियर कैमरामैन संजीव लट्टू जी हमारे साथ हैं, वो आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा पैन करके लट्टू जी, ये कॉन्क्लेव जो लगा हुआ है उसका ये जो हम डोम में हैं, ये एक सेगमेंट है जहाँ पर एग्जीबिशन लगे हुए हैं। तमाम तरह की कंपनीज के उनके अपने स्टॉल्स लगे हुए, अपने प्रोडक्ट को वो यहाँ पर सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। और मैं इस समय जहाँ हूँ ये DRDO यानी कि जो डिफेंस फैक्ट्री है इटारसी की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये अपना एक स्टॉल है। और आप इस वक्त देख सकते हैं डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की ये यूनिट है। म्यूनिशन इंडियन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उपक्रम है और जहां पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह की बुलेट्स। और इस बारे में हमारे साथ अधिकारी हैं कंपनी की जो आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, अलग अलग MM के हिसाब से बुलेट्स हैं, तरह तरह की गोलियां। अब तक आपने बंदूक में देखी होंगी ये खतरनाक गोलियां, लेकिन अब देख लीजिए कि ये गोलियां जो हैं वो जानलेवा होती हैं, लेकिन वो बनती कैसे हैं ये हम आपको बताएंगे। और बहुत सारे गोला बारूद, प्रक्षेपण अस्त्र यहाँ पर, इनफैक्ट मिसाइल्स तक यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ये इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर शेल्स देख रहे हैं, ये बॉम्ब हैं, तोप के गोले हैं, टैंक के गोले हैं। और ये उनका खोल यानी कि उनका शेल है, जो कुछ माल मसाला बारूद होता है वो सब इसके अंदर होता है। आइए, हमारे साथ इस वक्त कंपनी के अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। सर, अपना परिचय पहले दें और बताएं आपकी। मैं नीरज सिंह चौहान, जूनियर वर्क्स मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी से। और जैसा कि आप हमारे स्टॉल में देख रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो हम 3 कैलिबर का जो प्रोडक्ट बनाते हैं, 3 कैलिबर में स्मॉल जो कैलिबर होता है जिसमें कि राइफल्स होती हैं, उनका जो प्रोपेलेंट होता है उसका निर्माण करते हैं। आपने नाम सुना ही होगा AK-47, 5.56 इंच 7.62 राइफल्स। इसका जो प्रोपेलेंट है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी बनाती है। और गर्व की बात यह है कि भारत में सिर्फ एकमात्र निर्माणी है, एकमात्र फैक्ट्री है जो कि ये प्रोपेलेंट बनाती है। भारत में और कहीं भी नहीं बनता। जबलपुर में जो है वो क्या है? देखिए, टोटल जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतिहास रहा है उसमें कुल 41 निर्माणियाँ, आयुध निर्माणियाँ 41 हैं। वो सब अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। कुछ जो निर्माणी हैं वो सेना के लिए ट्रक बनाती हैं, कुछ आयुध निर्माणी हैं जो सेना के लिए टैंक बनाती हैं, कुछ आयुध निर्माणी जो है राइफल्स बनाती हैं। हम मुख्यतः जो हथियार है उनके लिए गोला बारूद बनाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यानी कि आप लोगों का स्पेशलाइजेशन जो है वो गोली से लेकर मिसाइल तक है? जी हाँ, हम तीनों कैलिबर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया स्मॉल कैलिबर के विषय में। अब मैं बताता हूँ आपको मीडियम कैलिबर की बात करूँ तो बोफोर्स तो 155 mm, उसके लिए जो प्रोपेलेंट तैयार होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी करती है। 105 mm है, उसके लिए 130 mm, ये जितने भी गन्स हैं उसके लिए प्रोपेलेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी तैयार करती है। आपने जिक्र किया मिसाइल्स, और जिसको कि हम लार्ज कैलिबर कहते हैं, उसका प्रोपेलेंट भी यहाँ तैयार होता है। आकाश मिसाइल जो कि बहुत सामरिक महत्व की मिसाइल, उसका प्रोपेलेंट जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी बनाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, इसको आप और शुद्ध मतलब आम भाषा में समझाएं। प्रोपेलेंट जो आप कह रहे हैं, क्या निर्माण किया आप मतलब आम दर्शक समझ? जी बिल्कुल। आप इन जनरल सुनते होंगे कि एक हथियार बनाया गया जिसकी दूरी 10 किलोमीटर थी, जिसकी मारक क्षमता जो थी वो 50 किलोमीटर थी, या जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर थी। तो जो हमारे हथियार, जी हाँ, मतलब मारक क्षमता जो है कि दुश्मन 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, उसको वहाँ पर उसका जो एरिया है उसको विध्वंस करना है। तो ये जो दूरी है या जो हमारा मुख्य गोला बारूद है जो वहाँ जाकर फटेगा और उस एरिया को विध्वंस करेगा या दुश्मन को मारेगा, उसको ले जाने का जो काम करता है वो प्रोपेलेंट करता है। तो ये बहुत तरह की तकनीक, सामान
या कैरियर क्या होता है? जी जी, एक क्या तरीके से इसको हम लोग जो प्रोपेलेंट बोलते हैं, प्रोपेलेंट मतलब प्रपल्सन, Propulsion। किसी चीज को प्रपल्सन देने का काम जो करता है वो प्रोपेलेंट कहलाता है। तो आकाश का पोपलेंट आप लोगों ने बताया। जी हाँ, आकाश का प्रोपेलेंट जो है पूर्णतः भारतीय है और जो इसकी रेंज है वो 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता होती है और इसका जो टोटल वजन होता है एक मिसाइल का वो लगभग 780 किलो होता है, केजी होता है। तो जो इसका जो किसी भी जो हथियार होता है उसका मुख्य पार्ट जो होता है वो प्रोपेलेंट ही होता है। सर थोड़ी सी बारीकियां हमें बताएंगे, जी। क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो एक लिटरेचर है, वो एक थ्योरेटिकल है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जानना चाहूँगा। जी देखिए, अब इसमें मैं बात करूं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, ये प्रोजेक्टाइल है या बुलेट है, उसको मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं, ये प्रोजेक्टाइल हमारा उद्देश्य होता है कि दुश्मन को ये जो बुलेट है दूरी पर बैठा है उसको ये जो बुलेट है वो हिट करे। तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों आप देखेंगे कि ये केस है, खाली केस है, ये बुलेट है और ये कंप्लीट राउंड है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो केस है इसमें हमारा जो बाल पाउडर प्रोपेलेंट है जो आप ये देख रहे हैं, ये पाउडर, ये प्रोपेलेंट है। ये दर्शकों को मैं दिखाऊंगा कि ये वो बारूद है जिससे कि ये बुलेट आगे जाती है, राइट? जी हाँ, ये प्रोपेलेंट है जो एनर्जी आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो केस है इसमें इस प्रोपेलेंट को फिल करते हैं और ऊपर से बुलेट लगाकर ये कंप्लीट कार्ट्रिज बन जाती है। ये रेडी टू फायर है। इसको जब फायर किया जाता है तो यहाँ पर हमने एक सेक्शनल व्यू यहाँ पर प्रदर्शित किया है, थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये इनिशिएटर होता है। यहाँ से जब सैनिक ट्रिगर दबाता है तो जो पिन है वो ये इस पोर्शन पे स्ट्राइक करती है। ये जलने के बाद ये जो हमारा बाल पाउडर प्रोपेलेंट जो कि मैंने आपको दिखाया, ये जलता है और जलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है या प्रेशर उत्पन्न करता है। ये जो प्रेशर उत्पन्न करता है तो जो हमारी बुलेट है वो आगे जाती है। अमूमन सारे हथियारों में एक ही तकनीक या एक ही लॉ काम करता है कि हम बैरल में ऐसा प्रेशर उत्पन्न करें जिससे जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो जो जहां तक उसको भेजना है वहां तक जाए। ये कैसे डिसाइड करेंगे? आपने 25 किलोमीटर अगर आपने बताया, कुल मिलाकर जो गोली या मिसाइल सब कुछ इसी सिद्धांत पर काम करती है। जी। यहाँ से आप बर्न करेंगे, जी। इसको प्रेशर जनरेट होगा और जो प्रोजेक्टाइल है, जो भी चीजें हमें बाहर फेंकनी है, दुश्मन तक पहुंचानी है, वो वहां तक रन जाएगा। और ये गोली से लेकर मिसाइल तक सब कुछ ऐसा? सब में तकनीक अलग अलग है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। इसमें जैसे पिन से फायर होता है, अन्य चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारी तकनीक है वो बहुत ज़्यादा उन्नत है। उन्नत इस हिसाब से है कि हमारे जो प्रोपेलेंट है उसकी डिज़ाइन ऐसी है कि जो हम डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहते हैं ये कुछ मैं यहाँ शेल्स देख पा रहा हूँ, तो संजीव जी बताएंगे ये हमारे सीनियर कैमरा पर्सन की सर ये बड़ा वाला जो है ब्लैक, ये किस चीज़ का गोला या कारतूस? ये 12.5 mm गन से फायर करने के लिए जो हमारा ये गन का है? जी बारूद है। ये जो हमारे दुश्मन के पोत होते हैं या जहाज होते हैं उसमें ये छेद करने का काम करता है, ताकि यदि बेसिकली नौसेना इस्तेमाल करती है। नौसेना और एयरफोर्स दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये इसके अलावा ये जो तोप है, टैंक जिसे आप बोलते हैं सामान्य भाषा में, तोप है, तोप में फायर करने का ये गोला बारूद है। तो चूंकि ये जो आप 105 या 155 या 84 mm ये एक्चुअली कैलिवर है जिससे कि हम एमुनिशन को पहचानते हैं। मैं उसको इस तरीके से सामान्य तौर पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी टैंक होती है उसकी जो बैरल होती है जिससे कि ये गोला बारूद निकल के जाता है, उसके माप के आधार पर ये एमुनिशन का साइज ये बड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये किस चीज़ का? ये और ये देखिए अलग अलग उपयोग में होता है। जैसे आप ये 84 mm हैज देख रहे हैं, है ना? ये किस 80 है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो सामने का शेप देख रहे हैं, ये एंटी टैंक है, मतलब दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने का। यानी कि ये बहुत हार्ड होता होगा जो टैंक भेदी है। ये इसके पीछे आप ये भाग देख रहे हैं, ओके ये पेनिट्रेट करता है। टैंक की चादर बहुत मोटी होती है, उसको भेदते हुए बहुत हार्ड लोहा है। जी हाँ, बहुत हार्ड है। उसको भेद कर जो टैंक को पूरी के तरीके से विध्वंस कर देता है, उसको इतनी क्षमता होती है इसमें। RDX और TNT ये वाला ये गोले किस लिए हैं?
ये एक्सप्लोर करने के लिए होता है, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, जो बार हेड होता है, उसको हमारा पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग उनका उपयोग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो छेद करने के लिए होता है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए होता है। ये टैंक को ना केवल छेद करता है, इसके बाद उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो जो डिज़ाइन होती हैं वो टेक्निकली इतनी साउंड होती हैं, प्रूवन होती हैं, जिससे जो हथियार है हमारा वो डिजायर्ड इफेक्ट देता है जो हम चाहते हैं। ये ब्लैक, क्योंकि अब कैमरा यहाँ हुआ ही है, तो ये ब्लैक जो है तीर की तरह, ये बॉल की तरह, मैं जानना चाहूंगा ये किस चीज का गोला है? एरो की तरह। देखिए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हमारे को देखना होता है जब कोई भी हथियार डिजाइन होता है या कोई भी गोला बारूद डिजाइन होता है। तो आप देख रहे हैं उसके पीछे एक फिन डिजाइन है, फिन आप देख रहे हैं, फिन्स लगा हुआ। तो हमारा जो गोला बारूद है वो बिल्कुल सटीक निशाने पे जाए, सटीकता रहे, उसके लिए हमें स्थिरता प्राप्त करनी होती है, स्टेबिलिटी प्राप्त करनी होती है। तो जो फिन्स आप देख रहे हैं, जब ये हमें से किसी भी गन से छोड़ते हैं तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और जो आप सामने जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ये पेनिट्रेट करने का ये किसी गन का गोला है? जी हाँ, जी हाँ। इसको फायर करने के बाद जो आप सामने वाला भाग देख रहे हैं, सबसे पहले ये पेनिट्रेट करता है, उसको छेद करता है। छेद करने के बाद जो गोला बारूद है वो अंदर पहुंचता है, और अंदर जब विस्फोट करता है तो वो पूरा टैंक जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय। ये सर बताएं, आकाश मिसाइल यहाँ पर है, ये कैसे काम करती है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? आकाश मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है लगभग 25 किलोमीटर है। और इसका जो एक मिसाइल है, इसका वजन लगभग 790 किलो होता है। और इसका जो साइकिल है जी, सर्वप्रथम इनिशिएट किया जाता है, प्रोपेलेंट को इनिशिएट किया जाता है। तो इसमें जो प्रोपेलेंट को इनिशिएट करने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से हम प्रोपेलेंट को इनिशिएट करते हैं, कहने का मतलब उसे जलाना प्रारंभ करते हैं। ये जो पीछे का पोर्शन होता है, जी हाँ, उसको हम इनिशिएट करते हैं। कैसे करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्पार्क हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और ये जो पूरा शेल है ये पूरा ही जाता है, अंदर इसके जो प्रोपेलेंट होता है बारूद वो जलता हुए जाता है। तो बारूद यहाँ भी होगा, बारूद यहाँ भी पूरे भाग में होगा। और जो एक्सप्लोड करेगा, जिसे हम बार हेड कहते हैं, वो की सबसे सामने आप देख सकते हैं। मतलब ये चीज जो है एक्सप्लोजन नहीं, ये एक्सप्लोजन नहीं करेगी। ये जो चीज़ है, ये प्रोपेलेंट है, यही उसकी दूरी को निर्धारित करेगा और कैसे जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा, फिर पहले बूस्ट करेगा और फिर सस्टेन करेगा। इसके दो भाग होते हैं, इसमें एक बूस्टर होता है और एक सस्टेनर होता है। कोई भी ऊंचाई तक जाने के तक वो बूस्ट करता है, और फिर एक सर्टेन ऊंचाई तक जाने के बाद वो सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद फिर वो अपने निर्धारित लक्ष्य पर या टारगेट तक पहुंचता है। तो ये जो प्रोपेलेंट है, जो आप लास्ट तक देख रहे हैं बार हेड तक, ये जो प्रोपेलेंट है, ये यहाँ तक हमारा प्रोपेलेंट होता है। यहाँ तक प्रोपेलेंट जाता है, जो निश्चित दूरी तक इसको पहुंचाता है। और जो दुश्मन या जो लक्ष्य है वो वहाँ जाकर ये हमारा वार हेड है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ये ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट मटेरियल जो है वो इसमें? जी हाँ, ब्लास्ट मटेरियल। जी। तो ये कितने बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है? ये लगभग 2 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। जी। अगर ये गिरेगा तो 2 किलोमीटर में? जी हाँ, जो मेन एरिया है उसमें ज़्यादा विध्वंस होगा, उसके बाद फिर जो है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें हाई एक्सप्लोसिव जो होता है वो। पिनाक में और सर इसमें क्या अंतर है? जी, ये पिनाका जो अभी सामरिक महत्व की बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट आज की डेट में है, क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जो कि ट्रक पे माउंट होता है। और एक ट्रक में 12 जो पिनाक रॉकेट हैं वो माउंट होते हैं, और 44 सेकेंड में ये 12 को हम फायर कर सकते हैं। मात्र 44 सेकेंड में पूरे रॉकेट फायर होते हैं। और ये जो है लगभग 1.2 से लेके 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये विध्वंस कर सकता है। 1 by 1 स्क्वायर किलोमीटर? जी हाँ, 1 by 1 अप्रॉक्सीमेटली एरिया को विध्वंस कर सकता है। और
ये सामरिक महत्व का इसलिए भी है क्योंकि ये ट्रक पे माउंट होता है, तो दुर्गम एरिया में, पहाड़ियों पे इसको ले जाया जा सकता है। इससे एक ग्रेन का जो एक मिसाइल वजन है, इसका 290 किलो के करीब इसका वजन होता है, 90 किलो होता है। जी हाँ, ये जो प्रोपेलेंट है, जो इसके अंदर प्रोपेलेंट है वो यही है, जो इसके आगे वाले भाग में, ये दो भागों का बना होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये पिनाका फ्रंट है ना, और उसके पीछे जो है पिनाका रेयर है। इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक ही इनिशिएट करते हैं। ये बेसिकली दोनों जो हैं वो हमारे इंडियन हैं और जी। ज़्यादा विध्वंसक आपने बताया आकाश भी है और ये भी जी। इसका ट्रैवल आसान है कि इसको आप कहीं भी किसी भी दुर्गम क्षेत्र में आप इसको ले आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। और आइए अभी हम जिस स्टॉल पर हैं ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक स्टॉल है और जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये उसका स्टॉल है और मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज हैं, आइए इनसे जानते हैं इसकी उपयोगिता और सरकार क्या योजना दे रही है इस विभाग के साथ हमारे कृषकों को और जो इस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं उनको। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक कौरव मत्स्य निरीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ यहाँ पे। अभी जो मेन स्कीम चल रही है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसी के तहत अपनी जो सब स्कीम्स आती हैं उसी में एक अपन ने एक डेमो के लिए रखा हुआ है। ये मीडियम आरिया सेटअप है। इसमें क्या रहता है, अपने 15x15 के 6 टैंक बनते हैं। अच्छा। तो इसमें अपन क्या है कि मतलब हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें अपन पर क्रॉप लगभग 10 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये पूरा इंडोर सेटअप रहता है। इसमें मतलब 6 टैंक रहते हैं। उसमें फिल्टर्स वगैरह भी रहेंगे, बायो फिल्टर, अपना मैकेनिकल फिल्टर। तो पानी वही पूरा फिल्ट्रेशन होके सारे टैंक में फिर से रिसर्कुलेट होता है, इसीलिए इसका नाम RAS है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें क्या है, कम जगह में कम पानी में हम अधिकतम प्रोडक्शन ले सकते हैं। सो बेसिकली आप इसको घर पर या फिर अपने फॉर्म पर भी बना सकते हैं। ये इनके पास कम लैंड भी है, इनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, 1 एकड़ 2 एकड़, कम लैंड है, 3000-4000 वर्ग फीट, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट होता है? मान लीजिए कोई 10,000 स्क्वायर फीट में या 1 एकड़ में करना चाहे। ऐसे ये अपना मीडियम RAS रहता है। इसका मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए रहता है। इसमें अपन ST SC और महिला आवेदक किसी भी कैटेगरी के हो उनको 60% अनुदान देते हैं, 60%, और सामान्य के लिए 40% अनुदान है। तो इसके अलावा सीड्स कहाँ और जो प्रोडक्शन होगा उसको सेल कहाँ? सीड्स क्या, इसकी एक्चुअली अपने हैसियत इतनी है नहीं है। अपने यहाँ क्या IMC का काम होता है, इसका सीड्स बाहर से आता है, सब कलकत्ता से। तो अपने यहाँ जो कई फिश फार्मर जो करते हैं तो वो सीड वहाँ से लाते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। और प्रोडक्शन के बाद इसको क्या होलसेल में बेच सकते हैं आप, और रिटेल में थोड़ा इसका रेट अच्छा मिल जाता है। ऐसे आप रिटेल में बेचेंगे, आपके घर से बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। और ये इसके लिए बैंक लोन वगैरह? हाँ, बैंक के लिए अपन जैसे किसी के पास मान लीजिए कैपिटल नहीं है, उसके पास कॉस्ट, तो अपन उसका प्रपोजल बैंक भेज देते हैं। पर यदि बैंक से हो जाता है तो फिर उनका अपन कर देते हैं। कितनी वैरायटी की ये फिशेस हम इसको कर सकते हैं? मेनली इसमें कैट फिशेस करते हैं। इसमें अपना पंगेसियस हो गया, तिलापिया वगैरह। अभी इसमें पंगेसियस डली है, तिलापिया, और कुछ कॉमन कार्प भी डली हुई है। इसका कुछ मान लीजिए जो लोग काम करेंगे तो उनको फिर आप इनका पालन पोषण कैसे ग्रो करेंगे? देते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग देते हो। जो हमारे पुराने बने हुए हैं सेटअप वो भी दिखाते हैं वहाँ पे, उनको सब देते हैं कैसे मतलब करते हैं इसका पूरा। ग्रोथ रेट क्या है आपकी? ग्रोथ रेट क्या है? ये आप जो योजना चलाते हैं इसको अभी तक कितने लोगों ने अपनाया है और उनकी आर्थिक स्थिति बदली है, क्या हुई है, कितना ये इसका क्रेज बढ़ा है? तो ग्रोथ रेट मीडियम हमारे अपने 8 से 10 सेटअप बन चुके हैं यहाँ पे, और बढ़िया मतलब लगभग 8 से 10 लाख रुपए वो पर ईयर इसमें कमा सकते हैं आराम से, यदि उनको 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई। हाँ, यदि थोड़ा उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, थोड़ा मार्केट का यदि वो रिसर्च करें तो इसमें आराम से 8 से 10 कुछ लाख आप रुपए। फूड भी रखे हुए हैं, मछलियों का कुछ फूड है यहाँ पर? जी। 2 mm, 1.5 mm, 4 mm। ये फिश के साइज के हिसाब से रहता है, और उसमें प्रोटीन % रहेगा। स्टार्टिंग में क्या प्रोटीन % ज़्यादा चाहिए रहता है मछली को, उसके बाद जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती जाती है फिर अपन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, प्रोटीन % कम जाता है। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, मतलब प्रोडक्शन यूनिट रहती है इसमें, मतलब अपन प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, एक मॉडल है, इसमें ओवरहेड टैंक रहता है। हाँ, ये अपने पॉन्ड रहते हैं छोटे छोटे। इसमें मतलब अपना कुछ नर्सरी पॉन्ड रहेंगे, कुछ ब्रूडर पॉन्ड रहते हैं। तो ये इस टैंक से जो है वो पानी कैसे? ये ओवरहेड टैंक से पानी आएगा, पूरा सप्लाई रहती है। ये अपनी मतलब हैचरी रहती है, और ये अपना इनक्यूबेशन यूनिट रहती है। यहाँ से फिर अपन फर्टिलाइज करके
अंडा फर्टिलाइज होकर यहाँ पे होता है, फिर वहाँ पे वो हाँ फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से हैचलिंग होने के बाद फिर ये रहता है छोटा रियरिंग पॉन्ड, उसमें अपन उसको शिफ्ट कर देते हैं। फिर इन पॉन्ड्स में क्या होगा, ये बड़े पॉन्ड्स जो हैं? नर्सरी में, इसके बाद अपन नर्सरी में शिफ्ट कर देंगे या फिर जो अपना कोई फार्मर है उसको दे देंगे, सेल आउट कर देंगे। बेसिकली एक पूरा मॉडल है फिशरीज के लिए जिस तरीके से बनाया गया है। ये नाव आपने रखी हुई हैं, इनकी उपयोगिता भी कुछ इसमें? पॉन्ड में तो नाव की उपयोगिता रहती है अपना ऐसे फीडिंग के लिए, हाँ बड़ा पॉन्ड है तो उसमें ये रहता है। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव स्टॉल पर हम आए हुए हैं। मेरे साथ प्रतीक शर्मा है। प्रतीक शर्मा आपको ज़्यादा आसानी से विस्तार से समझाएंगे कि प्रतीक का यहाँ पर काम क्या है, किस तरह की संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। बेसिक जो मुझे पता है वो हम अभी एक ऑर्गेनिक और एक ऐसी स्टॉल पर हैं जो जैविक खेती और इस तरह के उत्पादों को प्रमोट करते हैं। प्रतीक, थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, आपका काम क्या है, आपकी नीचे की संस्थाएं क्या हैं और डायरेक्टली इनका जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको आप लोग कैसे सहयोग देकर और समाज को, सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं? देखिए, आज किसान की समस्या ये है कि किसान अपना उत्पाद तो मतलब आज मैं चना तो उगा लेता हूँ, पर उस चने को मंडी में लेके जाके बेचना ही मेरे पास एकमात्र उपाय होता है। पर यदि हम चना उत्पादन करके और उसकी दाल वहीं बना लें तो हम शायद ज़्यादा अच्छे से उसकी एक जो वैल्यू है वो रिटेन कर पाएंगे, वैल्यू एडिशन हम कर पाएंगे। उपभोक्ता के रूप में भी आपको पता नहीं होता कि ये दाल बनी कैसे है, और क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स जुड़ी होती हैं उसमें, तो एक तो ट्रेसेबिलिटी तो खत्म होएगी और उसके बाद आपको रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि आप किसान से उपभोक्ता की संकल्पना की बात करें तो उपभोक्ता को एक तो ट्रेसेबिलिटी भी मिल गई, ये भी पता चल गया कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है, रेट भी अच्छा मिलेगा और एक साफ सुथरी चीज़ उन्हें मिलेगी। तो इस परिकल्पना के साथ हमने आजीविका मिशन के साथ काम शुरू किया है केसला में, जिसमें एक आजीविका मिशन से के द्वारा समर्थित एक CLF है, रेवा CLF, जिसमें 4900 आदिवासी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। और ये महिलाएं अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 400 SHGs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, वो अलग अलग उत्पाद पैदा करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग लोकल होती है, वो सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। और ये जब सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो हमारी संस्था जो ग्रीन एंड ग्रेन्स है, हमने रेवा CLF के साथ एक MOU किया है मार्केटिंग के लिए, तो हम इसे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उपभोक्ताओं को अवेलेबल कराते हैं। तो हमारे साथ 3000 कस्टमर हैं जो भोपाल में जुड़े हैं, होशंगाबाद में और इटारसी में भी हमारी शुरुआत हो रही है। तो हम इसको, इन सारे प्रोडक्ट को उपभोक्ता को अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टार्टअप ग्रीन एंड ग्रेन्स है। तो आजीविका मिशन, रेवा CLF और ग्रीन एंड ग्रेन्स, ये एक टीम है जो इस पूरी परिकल्पना जिसमें को हम किसान से उपभोक्ता की जो बोलते हैं वो एक जगह अवेलेबल। आप हो गए ग्रीन एंड ग्रेन। अब अगर मैं आजीविका मिशन जाता हूँ तो आप हैं, आपका क्या काम है इसमें? सर बेसिकली आजीविका मिशन जो ग्रामीण परिवार हैं, जो वल्नरेबल परिवार हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको इकट्ठा करके ग्रामीण परिवारों को स्व सहायता समूह बनाते हैं। और आजीविका मिशन स्पेशली जो वुमेन हैं उनका बनाते हैं ग्रुप। फिर उनको ग्रुप बनाने के बाद, संगठित करने के बाद, उनको टेक्निकली जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो दी जाती है। कितने लोग आजीविका मिशन के इनको मॉनिटर करते हैं? लगभग स्टेट में एक अलग टीम होती है पूरी। स्टेट में लगभग 7-8 SPMs होते हैं, उनके नीचे ASPMs भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग हमारी टीम है जिसमें जैसे पहले कृषि विकास अधिकारी वगैरह हुआ करते जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो राज्य परियोजना प्रबंधक होते हैं, फिर जिला परियोजना प्रबंधक होते हैं, जिला प्रबंधक होते हैं, फिर नीचे ब्लॉक पे भी टीम होती है। तो ऐसे हायरार्की। ग्राम सेवक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसी आधार पर ही काम हो रहा है। हाँ, लगभग कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा उनसे अलग काम है, अलग। आप लोगों का बेसिकली ऑर्गेनिक या जैविक खेती या जी नॉन फॉर्म दोनों में ही जाते हैं। जैसे महिलाएं कई RCT से ट्रेनिंग लेके ये डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाती हैं। मतलब आजीविका कृषि आधारित भी और गैर कृषि आधारित भी। महिलाओं द्वारा जी, आप लोग सिर्फ महिलाओं के लिए काम? महिलाओं के लिए। और PM मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लखपति दीदी इनिशिएटिव योजना है उसके अंतर्गत ये पूरा काम चल रहा है। हर दीदी की जो वार्षिक आय है वो 1,44,000 से ऊपर करने का पूरा। आप लोग ऐसे कितने स्व सहायता समूह हैं और आपका अपना समूह जो है उसका क्या नाम है, कितनी सदस्याएं हैं उसमें? नमस्ते, मेरा नाम सरिता दामले है। मेरे समूह का नाम जय माता दी है और मैं नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक के चारटेकरा पंचायत में काजदाखुर्द ग्राम से हूँ और मैं मास्टर CRP हूँ एग्रीकल्चर की। और मैं मतलब पूरा खेती को लेकर ही देखती हूँ, जिसमें कृषि सखी दीदियाँ हैं जो खेती से संबंधित जैसे सब्जियां हो गई है और भी धान है, मक्का है, ये सारी खेती की टेक्निकल जानकारी वगैरह देती है। साथ ही
जैविक पूरा हमारे यहाँ जैविक करती हैं दीदियाँ, तो सारी कैसे दवाइयाँ डालती है, कौन सा बीज डालना है, कौन सी दवाइयाँ कब कब डालनी है, बीमारी लगी है तो कौन सी बीमारी लगी है, वो सारी चीज़ों की जानकारी देकर और दवाइयों का स्प्रे कराना। साथ में हमारे यहाँ केसला में देखा जाए तो 2 बायो रिसोर्स सेंटर है जिसमें जैविक दवाइयाँ बनती हैं, सारी अपनी ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, जीवामृत वगैरह, खाद, ये सारा बनता है। तो हमारे जो केसला की दीदी है उनको कहीं बाहर या कोई बाहरी दुकान से अपना दवाई और खाद लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद हमारे समूह की दीदी ये सारी दवाइयाँ बनाती हैं और समूह की दीदी को ही बेचती हैं। यानी कि आपके गांव में बीज खाद सब आप लोगों के नॉलेज में है और आप लोगों को उपलब्ध है, लेकिन इसमें खेतीबाड़ी का काम पुरुष भी करते हैं, तो आप लोगों के यहाँ महिलाएं भी आगे आई हैं। महिला भी आगे आई है, पुरुष तो आते ही हैं। यानी अब खेती जो है आपके ग्राम केसला की अगर मैं बात करूं या आप जितनी एरिया को जानते हैं, तो खेती जो व्यवसाय है वो पुरुष प्रधान नहीं रह गया, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, जो बोलते थे ना कि पुरुष प्रधान, खेती के मामले में हमेशा पुरुषों को आगे करते थे, लेकिन अभी जब देखा जाए तो ये सारी जानकारी हम लोग समूह की दीदियों को ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग दीदियों को ये सारी जानकारी व्यवस्थित देते हैं, जो दीदी अपनी आंखों से देखती है और करती भी है, और इसका कुछ प्रोडक्ट वगैरह हमारे यहाँ पर इंस्टॉल में भी रखा हुआ है। हम इस समय होशंगाबाद में नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम का ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है जिसमें हम आए हुए हैं और ये एग्जीबिशन लगा हुआ है जहां पर बहुत तरीके के स्टॉल्स हैं और ऐसे ही बड़े एक आकर्षक स्टॉल ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित खींचा और ये है इटारसी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्टॉल, जहां पर इनकी विशेषज्ञता है टैंक हो या हवाई जहाज हो, छोटी गोली से लेकर बड़ा रॉकेट तक बनाने में, यानी कि आकाश मिसाइल के लिए भी इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने काम किया है और पिनाका मिसाइल भी इन्होंने यहाँ पर बनाई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के इस एग्जीबिशन हॉल से स्वदेश न्यूज के लिए हमारे कैमरा पर्सन मनीष और संजीव जी के साथ मैं अक्षय विद्वा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।